नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अपने इस चैनल पर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में जो पेपर करवाया गया था अपर पीसीएस का, उस पेपर का हम यहाँ पे गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका फायदा आपको 2024 के पीसीएस के पेपर में मिलेगा। 1 से लेकर 39 तक के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज इस श्रृंखला का, इस सीरीज का यह पार्ट 3 है। तो समय को बर्बाद न करते हुए पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे कि राइट है जॉन साइमन। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या था कैबिनेट मिशन, क्यों इसकी स्थापना हुई थी, फटाफट जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के पास एक दबाव था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। भारत को आज़ाद करने का जो दबाव था, वहाँ पे चुनाव जीतते हैं लेबर पार्टी चुनाव जीतती है और उनके जो लीडर निकल के आते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। होता क्या है, जैसे ही क्लेमेंट एटली चुनाव जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 14 मार्च को उन्होंने क्या घोषणा की थी कि भारतीयों को 14 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने कैबिनेट के जो उनके 3 सदस्य थे, कैबिनेट के जो मंत्री थे, उनके 3 सदस्य थे। एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरे का नाम था पैथिक लॉरेंस और तीसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को उन्होंने एक मिशन बनाया, एक मिशन दिया, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, भारत सचिव वहाँ पे पैथिक लॉरेंस थे और नौसेना के जो मंत्री थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों को उन्होंने कैबिनेट मिशन नाम दिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। 16 मई 1946 को मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें पहला था एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना, दूसरा था संविधान सभा का गठन करना और तीसरा था संविधान निर्माण हेतु एक योजना बनाना था। इसी मिशन की सिफारिश पर आपने देखा होगा कि जो सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी भारत में। ठीक है, जो संविधान के जो सदस्यों की सदस्य संख्या 379 की गई थी। तो ये था कैबिनेट मिशन। तो आपने जाना कि कैबिनेट मिशन क्या था और इसके कितने सदस्य थे। और कभी कभार ये पूछ लेता है कि कैबिनेट मिशन में भारत सचिव का पद किसके पास था। तो ये सब आप लोगों ने जाना। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? वित्तीय विकेंद्रीकरण, कई बार इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो लॉर्ड मियो ने आर्थिक विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि शक्तियों का विभाजन। जैसे अगर माना कि कोई चीज़ है, सत्ता में कोई केंद्र में कोई पावर है और वहीं से कोई चीज़ अगर रेगुलेट हो रही है, तो इसे कहते हैं केंद्रीकरण, क्योंकि केंद्र में ही यहाँ से निर्णय लेने की एक पावर दी जाती है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि केंद्र में तो रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जगह जगह पर हम उसे पदानुक्रम में बांट देते हैं। अलग अलग पद में बांटेंगे तो हर जगह शक्तियों का विभाजन होगा और शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। किसी संस्था में हो, चाहे वो किसी राज्य में हो या किसी कंपनी में हो। जैसे कि आपने देखा कि पंचायती राज में जो हमारे ग्रामीण स्तर पर क्या है, एक निर्णय लेने की शक्ति है। तो इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो लॉर्ड मियो ने भी अपने कार्यकाल में आर्थिक विकेंद्रीकरण, उन्होंने क्या किया कि आर्थिक मजबूती के लिए आयकर में वृद्धि किया। वही बम्बई में उन्होंने नमक कर में वृद्धि करते हैं। बम्बई में नमक कर पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, नमक कर बढ़ा देते हैं। ठीक है, बम्बई में। अजमेर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या था लॉर्ड मियो का, उन्होंने अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की। और मियो कॉलेज की स्थापना तो की, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं था, वो राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए ये लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना की गई थी। वहीं उन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, कृषि विभाग का निर्माण किया था, या कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलकर हुआ क्या कि अंडमान निकोबार में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लॉर्ड मियो की मृत्यु कहाँ हो जाती है, अंडमान निकोबार में एक व्यक्ति उन्हें चाकू मारकर उनकी हत्या कर देता है। ठीक है, ये वही लॉर्ड मियो थे जिनके कार्यकाल में प्रथम बार 1972 ईस्वी में जनगणना हुई थी। ठीक है,
गणना हुई थी। तो आपने जाना कि कौन थे लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मेयो ने क्या काम किया था। अगला प्रश्न है, गंगाराम तथा खीमादेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो राइट आंसर आप जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गंगाराम और खीमादेव दो भाई आंदोलन में शहीद हुए थे। आइए जानते हैं भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ में आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। अगर उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो वो मुख्य रूप से अल्मोड़ा क्षेत्र में हुआ था। अल्मोड़ा क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ पे मुख्य रूप से 3 जगह पर ये भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। एक था दीघाट में, दूसरा था आपका धामदो और तीसरा था खुमाड़। इसे ही सल्ट क्षेत्र कहा गया। दीघाट में जो आंदोलन हुआ था वो अगस्त 1942 ईस्वी में होता है और वहाँ पे जो पुलिस की कार्रवाई में जो शहीद होते हैं उनका नाम था हीरामणि, एक का नाम हरिकृष्ण था और तीसरे का नाम बद्रीदत्त पांडे थे। पुलिस की कार्रवाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर आते हैं 25 अगस्त 1942 ईस्वी में धामदो नामक स्थान पर भी क्या होता है, आंदोलन होता है। वहाँ पे टीका सिंह और नरसिंह दो व्यक्ति थे। एक का नाम टीका सिंह था और दूसरे का नाम नरसिंह था। इन दो व्यक्तियों की वहाँ पे ये दो व्यक्ति सेना की कार्रवाई में शहीद हो जाते हैं। और जो खुमाड़ वाला जो जगह थी, खुमाड़ जो सल्ट नामक क्षेत्र था, वहाँ पे गंगाराम और खीमादेव शहीद होते हैं। इसी सल्ट ये खुमाड़ क्षेत्र को सल्ट क्षेत्र भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है, सल्ट क्षेत्र में उस समय कांग्रेस का मुख्यालय भी था, है ना। तो ये घटना हुई थी 5 सितंबर को। जो खुमाड़ की जो घटना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, पुलिस की कार्रवाई में केवल दीघाट में ये शहीद हुए थे और धामदो और खुमाड़ क्षेत्र में ये सेना के उस कार्रवाई से ये लोग शहीद हुए थे। तो 5 सितंबर की ये घटना है। आज भी जो सल्ट क्षेत्र है 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई? तो जाहिर सी है किस भाषा में लिखी होगी, फारसी भाषा में, क्योंकि फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के समय में बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने पत्रिकाएं लिखी। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी। जो एकेश्वरवादियों के लिए उपहार जो नामक जो उनकी कृति थी, जिसे तुफात उल मुआहिदीन कहा गया, वो भी फारसी भाषा में थी। जो मिरातुल अखबार था वो भी फारसी भाषा में था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ऊपरी तौर पे हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का अनुवाद कार्य पूर्ण किया? तो राइट आंसर है इसका कौसानी। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14 जून 1942 को 1929 से 2 जुलाई 1929 के बीच में गांधी जी ने उत्तराखंड की एक यात्रा की, जो कि उत्तराखंड की गांधी जी की तीसरी यात्रा थी। उससे पहले गांधी जी 2 बार उत्तराखंड की यात्रा कर चुके थे, लेकिन वो यात्रा थी गढ़वाल क्षेत्र में। तो कुमाऊं क्षेत्र में गांधी जी की यह पहली यात्रा थी और उत्तराखंड में गांधी जी की यह तीसरी यात्रा थी। सबसे पहले गांधी जी आते हैं हल्द्वानी में। कई बार इसका क्रम भी पूछ लेता है। हल्द्वानी में आते हैं। हल्द्वानी के बाद गांधी जी जाते हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के बाद जाते हैं गांधी जी बागेश्वर और अंत में जाते हैं कौसानी। कौसानी में गांधी जी 12 दिन तक रहते हैं और इसी कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और इसी कौसानी को क्या कहा? गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। और यहाँ पे अनासक्ति योग नाम से क्या लिखी थी? एक गीता पर एक टीका लिखी थी, जो कि दर्शन से संबंधित है। अगर गांधी जी की बात करें तो जो उनका दांडी यात्रा थी, दांडी मार्च गांधी जी ने किया था, तो उसमें 78 जो सत्याग्रही थे, उनमें से जो मुख्य रूप से 3 उत्तराखंड से भी थे, जिनका नाम था ज्योतिराम कांडपाल था, ज्योतिराम कांडपाल,
एक थे भैरवदत्त जोशी, तीसरा था वहाँ पे खड़क बहादुर, बहुत इम्पोर्टेंट, खड़क बहादुर। तो ये थे उस समय गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रह में। अगर कौसानी की बात करें तो कौसानी दो नदियों के बीच स्थित है, संगम के मध्य स्थित है। उसको एक तो था कोसी नदी और दूसरा है गोमती। इन दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ कौसानी क्षेत्र उत्तराखंड का बागेश्वर जिले में है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौसानी किस जिले में है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो कोसी और गोमती नदी के बीच में है, गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है क्या हमारा ये कौसानी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था? तो राइट आंसर आप जानते होंगे, जब विलय हुए थे भारतीय संघ में तो टिहरी का राजा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका, टिहरी रियासत के प्रथम जो नरेश थे वो थे सुदर्शन शाह। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। टिहरी रियासत के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इसका अगर पीछे का इतिहास देखें तो 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उत्तराखंड के मूल रूप से कुमाऊं क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया। यहाँ से कुमाऊं पर विजय प्राप्त करने के बाद गढ़वाल पर ये लोग आक्रमण करते हैं। सीधे चलते हैं इतिहास पर 1804 की घटना पर। 1804 ईस्वी में गोरखाओं एक बार देहरादून पर गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और जो जगह थी देहरादून थी। पवार वंश का उस समय शासक प्रद्युम्न शाह था और प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच जो युद्ध होता है उसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि देहरादून वाले पूरे क्षेत्र पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। उस समय प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे उनका नाम था सुदर्शन शाह और सुदर्शन शाह उस समय अल्पवयस्क पुत्र थे, अल्पवयस्क थे। सुदर्शन शाह उस समय क्या थे, उनका कम उम्र के थे, अल्पवयस्क थे वो उस समय। जैसे तैसे जो वहाँ के राज दरबार के लोग थे सुदर्शन शाह को बचा के यहाँ से लेके चले जाते हैं। जैसे सुदर्शन शाह ने अपनी शक्ति इकट्ठा की और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया, मदद की गुहार लगाई और गोरखाओं से युद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया। अब यहाँ पे होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह के इस निवेदन को स्वीकार किया और गोरखाओं पर आक्रमण कर दिया। समय था 1815 ईस्वी का, जब अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को गढ़वाल क्षेत्र से मुक्त कर दिया, गोरखाओं को हरा दिया। उस समय तक 1815 तक जो गढ़वाल में जो पंवार वंश था उनकी राजधानी श्रीनगर थी। गढ़वाल का श्रीनगर है जो, यहाँ पे उनकी राजधानी श्रीनगर थी। होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने पंवार वंश को गोरखाओं से मुक्त तो कर दिया, अब अंग्रेज़ों की कुछ डिमांड थी। बस ये समझ लीजिए कि जो अलकनंदा नदी है जो श्रीनगर में जा रही है, अलकनंदा नदी, अभी वर्तमान में अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी किनारा है उन्होंने किसको दे दिया, सुदर्शन शाह को दे दिया और पूर्वी किनारा अंग्रेज़ों ने अपने पास रख दिया। पूर्वी किनारा था अंग्रेज़ों ने अपने पास रख दिया और पश्चिमी किनारे को सुदर्शन शाह के पास दे दिया। और सुदर्शन शाह ने जो ये पश्चिमी किनारा था और यहीं से पश्चिमी किनारा था वो सुदर्शन शाह ने ले लिया और यहीं से टिहरी रियासत का स्टार्ट होता है। प्रथम राजा टिहरी रियासत के सुदर्शन शाह होते हैं और उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी स्थापित की। टिहरी में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब इस टिहरी रियासत में कुल मिलाकर जो थे राजा आए वो 6 राजा आए। प्रथम राजा तो सुदर्शन शाह हो गए, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं भवानी शाह, तीसरे नंबर पे आते हैं इनका प्रताप शाह और चौथे पे आते हैं, प्रताप के बाद आएगा कीर्ति शाह और पाँचवें पे आते हैं इनका नरेंद्र शाह और अंतिम जो टिहरी रियासत के राजवंश थे राजा थे उनका नाम था मानवेंद्र शाह। आगे क्या होता है कि 1949 ईस्वी में टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है और उस समय जो उनके राजा थे उसमें मानवेंद्र शाह हुआ करते थे। तो आपने जाना कि टिहरी रियासत का उदय कैसे होता है, उसमें कितने राजा आए, प्रथम राजा कौन था और अंतिम राजा कौन था। ठीक है, विस्तृत रूप से टिहरी रियासत के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी।
अगला प्रश्न है कालू मेहरा संबंधित है कुली बेगार आंदोलन जो, तो राइट आंसर तो आप जानते ही हैं कालू मेहरा किसे 1857 के विद्रोह से। कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर है इसका बाबरनामा। बाबरनामा राइट आंसर क्या है इसका? बाबरनामा। बाबरनामा में उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। शेष जो ये यहाँ है ये किताबें हैं तारीख बदायूनी, जहांगीरनामा और शहजानामा, इनमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो आप देखेंगे केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये तो विषुवत रेखा से गुजरते हैं। मैक्सिको जैसे आप देख पा रहे होंगे ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, तो नॉर्थ अमेरिका से तो विषुवत रेखा गुजरती ही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो ये आप थोड़ा सा आपको मैपिंग की अगर जानकारी होगी तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा से कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरती है। जो हमारी विषुवत रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। उसमें उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिण है 3 देश दक्षिणी अमेरिका से, 7 देश आते हैं हमारे अफ्रीका से और 3 देश आते हैं हमारे 2 देश आएंगे हमारे एशिया से और 1 देश आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का ये मैप है। यहाँ पर एक देश है इसका नाम है इक्वेडोर, और एक ये देश है यहाँ पे इसका नाम है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया ये देश है, और कोलंबिया के बाद का जो ये कंट्री है ये है पूरा ब्राज़ील। तो यहाँ से होके गुजरेगी तो ये है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर ये हमारा भूमध्य रेखा जाएगी। अब यहाँ से जाती हुई ये सबसे पहले जाएगी अफ्रीका में, और ये अफ्रीका का मैप हुआ। ठीक है, ठीक बन रखा है अफ्रीका का मैप। अब यहाँ से जो पहला ये गई भाई हमारी भूमध्य रेखा, तो जो पहला देश है उसका नाम है सो टोम और प्रिंसिपे। सो टोम आप नोट कर सकते हैं, सो टोम और प्रिंसिपे। थोड़ा सा जगह नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, ये अलग सा नाम है। उसके बाद उसके बगल में एक देश आता है उसका नाम है क्या नाम है इसका? गैबोन। ठीक है, ये है गैबोन। गैबोन के बाद जो नाम आता है वो कॉन्गो देश आता है। कॉन्गो में भी 2 देश हैं। कॉन्गो में भी कौन से देश हैं? 2। एक का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरे का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यानी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो के बाद आता है यहाँ पे एक छोटा सा देश आता है उसका नाम है युगांडा। ठीक है, युगांडा, और युगांडा के बाद आता है हमारा यहाँ पे केन्या। ठीक है, और एक आता है लास्ट में सोमालिया। जैसे सोमालिया का नाम आपने देखा होगा, सोमालिया का लुटेरे जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं ना सबसे ज़्यादा, तो ये देश है यहाँ पे सोमालिया। तो सोमालिया, केन्या, युगांडा, ये 3 देश यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद गैबोन आएगा, उसके बाद सो टोम और प्रिंसिपे। तो ये 7 3 10 देश हो गए हमारे कौन से। अब आता है मालदीव। मालदीव आप जानते ही हैं इंडिया के दक्षिण में है, और एक देश आप जानते होंगे उसका नाम है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से भी भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक छोटा सा देश है किरिबाती। यह द्वीपीय एक देश है तो उसका नाम है किरिबाती। ये मूंगे की चट्टान पर बसा हुआ देश है। मूंगे की चट्टान आपने सुना होगा, तो मूंगे की चट्टान पर बसा हुआ एक देश है किरिबाती। तो कुल मिला के 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो राइट आंसर है इसका यक्षगान। ठीक है, यक्षगान का पहली बार इसमें विकास हुआ। फटाफट में विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बता देते हैं कि कब इसकी स्थापना होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में तुगलक वंश चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। तुगलक वंश के ठीक दक्षिण में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य का उदय होता है जिसे विजयनगर साम्राज्य हम लोग कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य में मूल रूप से 4 वंश आते हैं। एक का नाम था संगम वंश। मूल रूप से 4 वंश थे विजयनगर साम्राज्य में। एक का नाम संगम था, सुल्लुक वंश था, तुलुक था,
तो लुक था और तीसरे का नाम आर्विडो। ठीक है, ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में हुआ करते थे। सुलुक जो संगम वंश था, सबसे पहले हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी और हरिहर बुक्का को ही संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस जो सुलुग संगम वंश का जो प्रथम वंश, तो इसमें संगम वंश था, इसी में हरिहर बुक्का हुआ करते थे। संगम इनके पिता का नाम था और इनके पिता का नाम पर ही इनका नाम संगम पड़ा। इसमें महत्वपूर्ण कुछ शासक आए, जिसमें हरिहर प्रथम था, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय था, देवराय प्रथम था और देवराय द्वितीय था। देवराय प्रथम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। देवराय प्रथम क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी के काल में ही विजयनगर साम्राज्य एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हो गया था और इन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य किए और तुंगभद्रा नदी पर एक डैम का निर्माण किया। तो किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर देवराय फर्स्ट ने एक डैम का निर्माण किया। इसी के काल में इटली से एक व्यापारी आता है जिसका नाम था निकोलस कोंडी। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके दरबार में आया था, तो संगम शायद विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश में देवराय फर्स्ट के काल में आया था निकोली कोंडी। ठीक है, विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। इसी के काल में क्या आता है, चीनी यात्री आता है एक, जैसे आप चीनी यात्री नाम सुना होगा आपने, तो उसका नाम था महुआन। इसी के काल में, किसके काल में? देवराय फर्स्ट के काल में महुआन कहाँ आता है? विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इनके शासन काल में जो एक नृत्य की बात थी, तो यक्षगान का उदय होता है। राजा के दरबार में नाटक का बहुत बड़ा प्रचलन था, जिसमें से एक बहुत बड़ा एक नाटक था जिसका नाम था बॉम्बलाट, जिसे छाया नाटक कहते थे। छाया नाटक कौन था? बॉम्बलाट। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बलाट एक विजयनगर साम्राज्य में छाया नाटक था। जैसे यक्षगान का उदय हुआ तो बॉम्बलाट नाटक का भी यहाँ पे उदय होता है। आगे जाके क्या होता है, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक एग्जाम में आएगा, ये 100% आएगा कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था और जो स्त्री अपने पति की मृत्यु पर सती होती थी, यानी कि जिनको चिते पे जलाया जाता था, उसको बोलते थे महाप्रयाण। तो यहाँ पे सती प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था और उस सती प्रथा होने वाली स्त्री को जो कहा जाता था, उसे कहा जाता था महाप्रयाण। आगे जाके क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य के आसपास वहाँ पे बहुत सारे राजवंश हुआ करते थे, जिसमें से अहमदनगर था, बीजापुर था, बीदर था, बरार था, गोलकुंडा था। तो इन सभी राजाओं ने, जिसमें बरार को छोड़कर जो 4 थे, अहमदनगर था, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। ठीक है, तो इन चारों ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य के जो साम्राज्यवाद या विस्तार को देखते हुए इसको विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध कर दिया मिलके, जिसमें कि बरार शामिल नहीं हुआ। शेष जो अहमदनगर था, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये चारों इसमें शामिल हुए थे। तो अंत में क्या होता है, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध होता है, या जिसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें ये चारों जो राजा थे यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य पर लड़ाई कर देते हैं और यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो राजा था उसका नाम था सदाशिव। ठीक है, तो ये था आपका मोटे मोटे तौर पर आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह की नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अगर अमीर खुसरो की और किताबों की बात करें तो हस्तविहित एक अमीर खुसरो की और एक और किताब थी, हस्तविहित। ये अमीर खुसरो की एक और किताब थी। एक और किताब थी इसका तल्ला उल फुतूह, मतला उल फुतूह, मतला उल
फुतह, ठीक है। मतला उल फुतह हस्ती विहित एक पुस्तक थी, जैसे कि आप जान रहे होंगे। खजान फुतह तो थी। एक है नूर सिपहर, नूर सिपहर। तो ये 4 पुस्तकें मैंने आपको बताई, ये किसकी थी? अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, निम्न में से नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। तो आयोग ने जो राइट आंसर दिया था इसका, तो वो दिया था महावत खान। मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए खुर्रम। उसके लिए मैं तर्क दूंगा, खुर्रम इसका राइट आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है, मैं तर्क देता हूं और पूरी कहानी के बाद आप बताएंगे कि सही आंसर क्या था। पहले 2-4 नाम यहाँ पे लिख देता हूं। आइए इस घटना को अच्छे से जानते हैं कि मुगल काल में आप जानते होंगे एक शासक थे जिनका नाम था जहांगीर। जहांगीर के काल में क्या होता है कि एक अफगान आदमी था जिसका नाम था अली कुली खां, जिसे बाद में शेर अफगान कहा गया। अली कुली खां की एक पत्नी थी जिनका नाम था मेहरुनिसा, और इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। होता क्या है, जहांगीर को जब पता चला कि अली कुली खां की पत्नी है मेहरुनिसा, और ये देखने में बहुत सुंदर थी, आज के ज़माने में देखें तो बहुत ही, बोलें तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। कौन? मेहरुनिसा। विद्वान कहते हैं कि जहांगीर ने अली कुली खां को मरवा दिया और उसकी पत्नी यानी कि मेहरुनिसा जो विधवा हो गई थी अब, उससे जहांगीर ने शादी कर दी। होता क्या है आगे कि जहांगीर ने इनसे शादी तो कर ली, मेहरुनिसा और इनके पिता और भाई को भी अपने शासक अपने राजकाज में बहुत महत्वपूर्ण पद दिए और इनका नाम बदल दिया। मेहरुनिसा का नाम रख दिया नूरजहां, मेहरुनिसा का नाम जहांगीर ने रख दिया नूरजहां, और उनके पिता का नाम, जिनका नाम था गयास बेग, गयास बेग, गयास बेग का नाम रख दिया एतमाउद्दौला। आगे क्या होता है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां यानी मेहरुनिसा का बहुत ही बड़ा प्रभुत्व इतिहासकार मानते हैं। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता था जहांगीर के राजकाज पर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेहरुनिसा की जो पहले अपनी बेटी थी उसका नाम था लाडली बेगम, और मेहरुनिसा ने क्या कर दिया, लाडली बेगम की शादी करवा दी जहांगीर के पहले पत्नी से, जो उनका छोटा पुत्र था जिसका नाम था शहरयार। जहांगीर का ये पुत्र था, छोटा पुत्र, और बड़ा पुत्र था खुर्रम। तो छोटे पुत्र शहरयार के साथ मेहरुनिसा ने लाडली बेगम की शादी कर दी। ये लाडली बेगम का पिता अली कुली खां है और शहरयार है शाहजहां का छोटा बेटा। अब लाडली बेगम ने शादी कर दी किसकी? शहरयार के साथ। इन दोनों की शादी हो गई। अब होगा क्या कि जहांगीर के बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनना चाहिए? आमतौर पे बड़ा पुत्र खुर्रम को बनना चाहिए, जो कि शाहजहां के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। लेकिन अब जो नूरजहां चाहती थी कि उसकी जो अपनी बेटी लाडली बेगम है, उसका पति जिसका नाम था शहरयार, वो इसके बाद क्या बने? राजा बने, शासक बने। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नूरजहां का एक ऐसा गुट बन गया कि जो कि खुर्रम को, शाहजहां को शासक बनने से रोकने का प्रयास कर रहा था। आगे क्या होता है कि जब शाहजहां ने को पता लगा कि नूरजहां ऐसा काम कर रही है, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया शाहजहां ने। और शाहजहां ने जब विद्रोह किया तो नूरजहां ने महावत खां को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और महावत खां ने इस विद्रोह को दबा भी दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नूरजहां जुंडा का जो सदस्य था, तो उसका पहले तो अपना पिता था एतमाउद्दौला जिसका नाम गयास बेग था, उसका नूरजहां का भाई था आसफ खां, ये भी उसका सदस्य था, और महावत खां जिसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। तो ये नूरजहां का एक गुट था। ये किसके खिलाफ था? खुर्रम के खिलाफ, यानी शाहजहां को जो शासक होने से रोक रहा था। तो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर खुर्रम होना चाहिए, क्योंकि इस गुट का उद्देश्य ही खुर्रम को राजगद्दी से हटाना था। तो आपको क्या लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको सही तर्क ठीक लगता है, कुछ अलग आपको पता लगता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
साथियों, आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है तो इसलिए अब अगले सीरीज़ का आप लोग इंतज़ार करेंगे। पार्ट 4 आएगा और इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। जो टॉपिक ज़्यादा लेंथी होगा उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाइए। साथियों, हम कई बार एक दो दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ताकि जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से आपको, जो कंटेंट है क्वेश्चन को विस्तार से आप लोगों को बताएं और अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिले। आपने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।